नमस्कार, हेलो डॉक्टर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। छोटे बच्चे अक्सर पेट दर्द और अपच जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। यदि पेट ठीक नहीं है तो इसका असर बच्चे की ग्रोथ पर भी पड़ने लगता है। कुछ बच्चे कब्ज की गंभीर समस्या से परेशान रहते हैं। ऐसे में खान पान और हाइड्रेशन का किस तरह से ध्यान रखा जाए, पेट और लीवर की बीमारियों के क्या उपचार हो सकते हैं, बच्चों में पेट से जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं और इन समस्याओं से किस तरह से निजात पाई जा सकती है, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे शो में डॉक्टर ललित बराड़िया। आपके बारे में बता दूं कि आप बच्चों के पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हैं। आप पीडियाट्रिक्स में एमडी डीएन भी हैं। पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आप ऑकलैंड न्यूजीलैंड से फेलोशिप प्राप्त कर चुके हैं। आपको 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपके कई रिसर्च पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो डॉक्टर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आजकल बच्चों में गेहूं से एलर्जी यानी सीलिएक बीमारी काफ़ी देखने को मिल रही है, तो इसकी पहचान कैसे की जा सकती है और इसके लक्षण क्या हैं? बिल्कुल सही। जैसे अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सीलियाक बेल्ट में स्थित है और यहाँ करीब 1% आबादी सीलियाक डिसीज से ग्रसित है। यानी अगर हम राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ देखें तो 7 लाख लोगों को ये बीमारी होने की संभावना है। लेकिन जानकारी के अभाव से सिर्फ 7 में से 1 व्यक्ति ही डायग्नोस हो पाता है। तो यानी हमें करीब 6 लाख ऐसे मरीज भी है जिन्हें ये बीमारी है, लेकिन वो अभी इस बीमारी से अज्ञान है। इसकी जानकारी, जो कॉमन लक्षण हैं बच्चों में, दस्त, बार बार दस्त होना, खून की कमी होना, ग्रोथ की कमी होना, पेट फूलना, यह कॉमन लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन अब हमने हाल ही में कुछ सालों में देखा है कि कॉमन लक्षण इतने कॉमन नहीं है और अनकॉमन लक्षण भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को कब्ज होना, पेट में दर्द होना, किसी बच्चे को थायराइड की बीमारी होना, किसी बच्चे को डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ होना, किसी बच्चों को जॉइंट का प्रॉब्लम होना, किसी बच्चों को मसल्स का प्रॉब्लम होना, ये सब भी सीलियाक बीमारी के प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी प्राथमिक लक्षण हो सकते हैं। इसीलिए आज ज़रूरी है सभी चिकित्सक वर्ग, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स, सभी अभिभावक इन लक्षणों को ध्यान रखें, क्योंकि हम राजस्थान में हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में सीलियाक डिसीज़ है। हमें अगर इन लक्षणों के बारे में जानकारी रहेगी तो हम इनको टाइमली डायग्नोस कर पाएंगे और उनको काफ़ी इन डिसीज़ में होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि राजस्थान में काफ़ी बड़ी संख्या में सीलिएक के मरीज़ हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में डायग्नोज नहीं हो पा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जिन बच्चों को गेहूं से एलर्जी है उनका खान पान कैसा होना चाहिए, क्योंकि गेहूं तो वो खा नहीं सकते? बिल्कुल। जब भी हम पेरेंट्स को ये बताते हैं कि अपने बच्चे को गेहूं की एलर्जी है तो उन्हें एक बार का तो थोड़ा सा शॉक लगता है कि गेहूं नहीं खाएंगे तो कैसे खाएंगे। तो हमें उनको धीरे धीरे सेशन में काउंसल करना होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम साउथ इंडिया की बात लें तो वहाँ पे गेहूं महीने में 1 आध बार बनता है, फिर भी वो अपनी पूरी लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे हैं। तो हमें ये बताना होता है कि भाई गेहूं हालांकि हमारा स्टेपल डाइट है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन अगर हमें किसी बीमारी वश अगर वो न खाना पड़े तो उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो इन बच्चों को हमें गेहूँ और जौ और इनसे बनी सब चीज़ें, जैसे कि मैदा है, सूजी है, ब्रेड है, बिस्किट है, जो हम दैनंदिन जीवन में काम में लेते हैं, इन सभी से स्ट्रिक्ट परहेज करना ज़रूरी होता है। ये परहेज 100% होना चाहिए, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर भगवान का प्रसाद में भी अगर गेहूँ है तो भी हमें नतमस्तक होके जो भी हमें प्रसाद दे रहे हैं उन्हें हमें सॉरी कहते हुए वह नहीं ग्रहण करना है अपने बच्चों के लिए। इस लेवल का परहेज ज़रूरी है। जी, आपने कहा गेहूं की बीमारी, गेहूं से चीज़ें नहीं खा सकते, लेकिन घबराए नहीं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके बाद आपके जो बच्चा है वो हेल्दी लाइफ जी सकता है। तो डॉक्टर साहब, लेकिन सीलिएक बीमारी में अन्य बीमारियों की तरह क्या समय समय पे जांच करवाना ज़रूरी है? हाँ, तो इनका जो प्राथमिक लक्षण जब भी हम पाए जाते हैं तो हमें इनको पहले एक ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसको सबसे कॉमनली जो रिकमेंडेड टेस्ट है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस, और वह मोर देन 90% ऑफ सीलियाक में पॉजिटिव पाया जाता है। और उसके बाद एक कन्फर्मेटरी जांच होती है जिसमें एंडोस्कोपी द्वारा इंटेस्टाइन की बायोप्सी ली जाती है। वह उस 90% को 100% में कन्वर्ट कर देता है। और एक बार बायोप्सी से कंफर्म हो जाता है तो इन बच्चों को हम परहेज शुरू करते हैं। इनको हमें साल में 1 बार टीटीजी का टेस्ट कराना रिकमेंडेड है। हालांकि
यह सभी बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। जहां हमें एक बार हमने देख लिया कि बच्चे का टीटीजी निगेटिव हो गया है और बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं है और उसका ग्रोथ सही हो रहा है, तो हर साल जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको 6-6 महीने में ग्रोथ मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इनका वज़न सही बढ़ रहा है कि नहीं, लंबाई सही बढ़ रही है कि नहीं, उनके कोई एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो रहा है। तो ये लक्षण अगर हम बीच बीच में देखते रहेंगे तो हमें ब्लड टेस्ट की बार बार ज़रूरत नहीं होती है। जी, आपने कहा कि अगर कुछ लक्षण पॉजिटिव हैं तो टेस्ट की बार बार ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये तो रही सीलिएक डिजीज़ की बात, लेकिन शिशुओं में अक्सर पीलिया की समस्या भी हो जाती है, तो इसके क्या लक्षण हैं ताकि समय पर इसकी पहचान करके गंभीरता को कम किया जा सके? तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि नवजात शिशु में पीलिया एक फिजियोलॉजिकल यानी एक नेचुरल चीज़ है जो लगभग होती तो 70 to 80% बच्चों में होती है, लेकिन दिखने में कई बार बहुत माइल्ड होती है तो वह नोटिस में नहीं आती है। पर अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे तीसरे दिन तो अधिकांश बच्चों को पीलिया नज़र आएगा। तो ये पीलिया जनरली तीसरे दिन शुरू होता है, लाइफ के तीसरे दिन, 5वें दिन तक बढ़ता है और 7वें दिन तक लगभग ये मिट जाता है। इस तरह का पीलिया, इसमें जनरली पेशाब का रंग साफ होता है और मल का रंग पीला होता है। तो यह पीलिया फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाया जाता है और इसमें अधिकतर बच्चों में कोई जांच की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में भी कुछ 1 से 2% बच्चों को ये पीलिया का लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और ये उनके लिए ज़्यादा हानिकारक होता है अगर वो बच्चे का वज़न कम है या जो समय से पहले जन्मा हो। उनमें ये पीलिया अगर बहुत जल्दी बढ़ जाता है, जैसे पहले दिन बढ़ गया या दूसरे दिन बढ़ गया, तो ये ब्रेन डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए इनमें ब्लड टेस्ट करने से यह मालूम पड़ जाता है कि इनको कोई इलाज की ज़रूरत है क्या। सामान्य तौर पे जिनका पीलिया ज़्यादा बढ़ता है उनको हम फोटोथेरेपी यानी एक स्पेशल लाइट में रखते हैं जिससे ये कम हो जाता है, और बहुत ही गिने चुने लोगों को इससे आगे का इलाज जिसमें खून बदला जाता है, जिसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ मेजॉरिटी को कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि कुछ बच्चों को यह पीलिया फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ना होकर लीवर की बीमारी का लक्षण हो सकता है, और इसे पहचानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशाब का कलर। अगर पेशाब का कलर पीला है तो इसे नॉर्मल जॉन्डिस ना मान के इसकी जांच कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेशाब का कलर पीला है तो ये लीवर की बीमारी का प्रथम संकेत है। और लीवर की बीमारियां कई अगर समय पे अगर हम डायग्नोस ना करें तो ये आगे घातक हो जाती है। जी, आपने कहा कि नवजात शिशुओं में जो पीलिया का इलाज है वो फोटोथेरेपी है, लेकिन अगर कुछ गंभीरता हो जाए तो उसके अलावा क्या उपचार हो सकता है? उसके अलावा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, जैसे जिसमें कि हमें लगता है कि फोटोथेरेपी के बावजूद पीलिया का लेवल बहुत बढ़ रहा है, जो पीलिया ब्रेन को डैमेज कर सकता है, तो हमें उस बच्चे को एडमिट करके उनका खून एक्सचेंज किया जाता है, यानी वो खून पूरा निकाल दिया जाता है, तो बिलिरुबिन भी उसके साथ बाहर आ जाता है और ब्रेन के लिए काफ़ी लाइफ सेविंग होता है वो। और ऐसी प्रक्रिया के लिए बच्चों के जो NICU नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है वहाँ एडमिट किया जाता है, और इससे ये हालांकि बहुत कम बच्चों में ज़रूरत होती है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वो एक इमरजेंसी बेसिस पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, ये तो रही नवजात शिशुओं में पीलिया की बात, लेकिन अगर बड़े बच्चों को पीलिया हो जाए तो उनको किस तरह का आहार दिया जाना चाहिए और उनका उपचार क्या होगा? तो बड़े बच्चों में पीलिया की बात करें तो अगर हम 100 बच्चों की बात करें तो 100 में से 70% पीलिया हेपेटाइटिस ए के संक्रमण से होता है। अब हेपेटाइटिस ए बीमारी यह एक प्रिवेंटेबल डिसीज़ है, क्योंकि इसका टीका उपलब्ध है। पहले तो अगर हमारे पास अगर हम पूरी सफाई का ध्यान रखेंगे तो हमें ये टीके की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी हमारा देश में हम अभी उस स्टेज पे नहीं पहुँचे कि हमें इस टीके की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी इस जो गंदगी है या जो दूषित पानी है और जो संक्रमित जो खाना है, इनसे बचाव के लिए अभी हमें बहुत आगे तक बढ़ना है। तब तक हमें ये जो टीका उपलब्ध है जो 1 साल पे लगाया जाता है, यह टीका काफ़ी इफ़ेक्टिव है, हेपेटाइटिस ए का टीका, और इससे 99% प्रोटेक्शन रेट है। तो लेकिन अगर हम ये टीका नहीं लगाते हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में फ़िलहाल नहीं मिल रहा है, तो प्राइवेट में कई लोग ये नहीं लगवा पाते हैं। कई बार अवेलेबिलिटी नहीं होती है, कई बार नॉलेज नहीं होती है, कई बार कॉस्ट इश्यू होते हैं, तो इन बच्चों में हेपेटाइटिस ए का संक्रमण होता है। बाकी 100 में से 30 बच्चों को पीलिया के और कई कारण होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस ई होता है,
कई बार ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस होता है, टीबी की दवाई चल रही है उससे भी लीवर पे असर हो जाता है। कई बार और थोड़े रेयर वायरसेस होते हैं उसके कारण उसके कारण हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस में डाइट के रिलेटेड काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे की भूख बहुत कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में उसके डाइट में अगर हम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लाएंगे तो उसके लिए कोई चॉइस ही नहीं बचती है। तो हमारा जो संदेश होता है बच्चों के अभिभावकों के लिए कि भाई हेपेटाइटिस के बच्चों में घर में जो भी पक रहा है, जितना हम रेगुलर बेसिस पे नमक खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, तेल खाते हैं या हल्दी खाते हैं, वह पीलिया वाले बच्चों को दिया जा सकता है। इनको क्या नहीं देना है, तो हमें इनको बाहर का जूस नहीं देना है, या स्ट्रीट फूड नहीं देना है, या जो पुरानी चीज़ है, जो ठंडी चीज़ है, वो चीज़ नहीं देना है, क्योंकि हेपेटाइटिस ये कीटाणु पर से आता ही इन्हीं चीज़ों से है। जहाँ पे साफ़ सफाई ना हो वहीं से ये कीटाणु आते हैं। तो इसलिए इनके लीवर को और डैमेज ना हो, इसलिए इनको खाना जो घर में पक रहा है वो सब दे सकते हैं, और बाहर की चीज़ों से बचना चाहिए। जी, तो बच्चों को अगर हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया से बचाना है तो उन्हें टीका ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर साहब, बच्चों में पेट की समस्याओं को अक्सर स्टमक फ्लू कहा जाता है, तो हमारे दर्शकों को यह बताइए कि ये स्टमक फ्लू आखिर है क्या? स्टमक फ्लू, जैसे स्टमक के वायरल इन्फेक्शन को स्टमक फ्लू कहते हैं। जैसे आई फ्लू, यानी अगर आइज़ में, आँखों में अगर वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है तो उसको आई फ्लू कहते हैं। या कॉमन फ्लू, या जिसमें अगर कोई भी राइनो वायरस है ना, जो वायरल सर्दी जुकाम हो जाते हैं, उसको कॉमन फ्लू या कॉमन कोल्ड कहते हैं। उसी तरह से जो बच्चों में पेट दर्द के साथ उल्टी होना और उनमें से कुछ बच्चों को दस्त होना, ये अधिकतर केसेस में वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, या फिर कुछ केसेस में बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग होता है। तो ये दोनों के लक्षण मिलते जुलते होते हैं। जनरली बच्चों में शुरुआत होती है उल्टियों से, बच्चों को पेट दर्द भी होता है, और फिर एक आध दिनों में या कई बार कुछ घंटों में ही दस्त भी शुरू हो जाते हैं। और इसके इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनको घर में लाइट डाइट दें, जैसे कि खिचड़ी है, दलिया है, ये दें, एक साथ ज़्यादा ना खिलाएं। और अगर दस्त हो रहे हैं तो ORS दें, एक एक चम्मच दें, एक एक मिनट रुकें, क्योंकि इन बच्चों में वॉमिटिंग की इतनी टेंडेंसी रहती है कि अगर हम थोड़ा भी ज़्यादा देंगे तो इनको तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है या दस्त बहुत ज़्यादा है, उनके डिहाइड्रेशन होने का डर होता है, तो उनको हमें एडमिट करके ड्रिप भी दिया जाता है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे कुछ दवाइयाँ हम देते हैं जिनसे वॉमिटिंग की रुकाव हो, थोड़ा पेट दर्द में रुकाव हो। अगर बुखार है तो बुखार की दवाई भी देना पड़ता है। जी, आपने स्टमक फ्लू के बारे में बताया, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी देखा गया कि बहुत सारे जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं वो पेट की दर्द से परेशान रहते हैं, तो उसकी क्या वजह है? अगर बच्चों में देखें तो किसी भी वक्त अगर हम देखा जाए तो करीब 10 से 30% बच्चों को पेट दर्द की समस्या रहती है। इनफैक्ट हम अगर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हमारी OPD में देखें तो हमारा लगभग पेट दर्द और बच्चों में कब्ज, ये दोनों सिम्टम्स, आधे मरीज़ तो हमारे इन दोनों में से एक सिम्टम्स को लेके आते हैं। तो पेट दर्द कहने का तात्पर्य है कि पेट दर्द बच्चों में बहुत कॉमन है। तो एक होता है क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, यानी जो लंबे समय से पेट दर्द हो रहा है, 1 महीने से ज़्यादा से, तो वह अधिकतर 90% में ये फंक्शनल एब्डोमिनल पेन होता है। यानी इसमें दर्द में कोई अंदरूनी बीमारी नहीं होती है, सिर्फ सुबह उठते ही बोलता है दर्द हो रहा है, फिर खेलने लग जाता है, फिर जब घर आके खेल के आता है फिर बोलता है वापस दर्द हो रहा है, और नाभि के आसपास दर्द है। बच्चा देखने में सामान्य लक्षण, सामान्य एग्जामिनेशन बिल्कुल ठीक है, बच्चे की ग्रोथ ठीक है। तो ऐसे में हमें एनवायरनमेंट को ही मॉडिफाई करना है, हमें उनको मोटिवेटेड रखना है कि हमें अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखें। कई बार पेरेंट्स इसकी छुट्टियां करा देते हैं, तो छुट्टी कराना, इसकी स्पोर्ट्स की छुट्टी कराना, स्कूल की छुट्टी कराना, या इसके लिए हम बीमार बच्चे जैसा खाना देना, ये सब सब चीज़ों से ये पेट दर्द और बढ़ता है या बरकरार रहता है। हमें उनको एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में डेली शेड्यूल बिना डिस्टर्ब किए नॉर्मल डाइट के थ्रू अगर हम रखेंगे तो ये बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। जी, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि बच्चों का जो डेली रूटीन है वो नॉर्मल रखें, उसको ऐसा महसूस ना होने दें कि उसको दर्द है, हम उसकी ज़्यादा केयर कर रहे हैं क्योंकि इससे दर्द बढ़ता जाएगा। हाँ, कुछ लक्षण ऐसे हैं, अगर वो हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं। डॉक्टर साहब, ये तो ही पेट दर्द की बात, लेकिन बच्चों को पेट का इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, तो बच्चों को पेट के इन्फेक्शन से कैसे बचाया जा सकता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट पेट का इन्फेक्शन, यानी मतलब आप जैसे
खाओगे अन्न वैसे रहेगा मन, वैसे रहेगा तन। ये जो हिंदी में कहावत है वो ये है कि हमारा जो आहार है, तो हम क्या खा रहे हैं और हम कहाँ खा रहे हैं और हम कैसे खा रहे हैं, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अगर खाना दूषित है, पानी दूषित है, तो ये हमें पेट के इन्फेक्शन का सबसे प्रमुख कारण है। खाना भी प्योर है, पानी भी प्योर है, लेकिन हमारे जहाँ हम खाना खा रहे हैं वहाँ सफाई नहीं है, तो भी इन्फेक्शन हमें आ जाएगा। खाने की जगह भी साफ़ है, लेकिन अगर हमने हाथ ही नहीं धोए, हमारी अपनी पर्सनल सफाई, जो जिसने खाना बनाया है उनके हाथ साफ़ नहीं है, जो खाना परोस रहा है उनके हाथ साफ़ नहीं है, बच्चा जो खाना खा रहा है उसके हाथ साफ़ नहीं है, नाखून बड़े हैं, नाखून में मैल है, तो भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये जो फूड चेन है, अगर कुकिंग प्रॉपर नहीं है, हाइजीन प्रॉपर नहीं है, पानी या तो फ़िल्टर वाला नहीं है, क्लोरीनेटेड नहीं है, सफाई नहीं है हाथों की, तो इन सब से ये पेट के इन्फेक्शन शुरू होते हैं। और पेट के इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। पेट की कुछ एक बीमारियां ही हैं, जैसे कि टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, जो दूषित खाने पीने से होती है, कॉलरा, जिनका वैक्सीन उपलब्ध है। इसके अलावा सैकड़ों बीमारियां ऐसी है जिसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो इसीलिए हमें सिर्फ वैक्सीन पर निर्भर ना रखना है। कई बार पेरेंट्स ने रोटा वायरस का वैक्सीन ले लिया तो उनको लगता है भी उनके बच्चे को दस्त नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि भाई रोटा वायरस तो एक वायरस हुआ, 100 और कारण है जिसके कारण दस्त हो सकते हैं। तो हमारी जो पर्सनल हाइजीन है, प्रोटेक्शन है, सैनिटेशन है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके अलावा हम वैक्सीन से कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन पा सकते हैं। जी, पेट के इन्फेक्शन से बचना है तो हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये तो रही पेट के इन्फेक्शन की बात, लेकिन कब्ज़ की समस्या भी बच्चों में एक गंभीर समस्या, और 2-3 साल के छोटे बच्चों में भी कब्ज़ की गंभीर समस्या होती है, तो इससे कैसे निजात पा सकते हैं? हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कब्ज हर बच्चे को कभी ना कभी होता ही है, और ख़ासकर ये जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जनरली वायरल इलनेस, बच्चे को जब बुखार होता है, शरीर में थोड़ी पानी की कमी होती है, बच्चा कम खाना खाता है, कम पानी पीता है, और उस समय कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। या फिर बच्चा जब सफ़र करता है, तब बच्चा जनरली जंक फूड ज़्यादा खाता है। सफ़र में हम बिस्किट खा लेंगे, हम चिप्स खा लेंगे, या हम मैदे वाली चीज़ें, अधिकतर जो भी मिलती है मैदे वाली चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि हमें घर का खाना नसीब नहीं होता है, उस समय कब्ज हो जाता है। तो जब भी कब्ज शुरू होता है और मल एकदम शुष्क हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो बच्चे को दर्द होता है। तो उस दर्द से बच्चा यह समझता है कि शौच जाना यानी पॉटी करना यानी पेनफुल काम है, इसे ना करो। उसको अभी ये ज्ञान नहीं रहता है कि इसको आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। वो अपना बेसिक इंस्टिंक्ट होता है कि जहाँ से प्रॉब्लम है, जहाँ दर्द हो रहा है, वो काम अवॉइड करो। तो बच्चा धीरे धीरे जब भी उसको इच्छा होती है मल त्याग करने की, तो वो उसको पोस्टपोन करता है, उसको रोक लेता है। इससे वह जो भी है मल अंदर इकट्ठा रहता है, जितना देर इकट्ठा रहेगा और हार्ड होता है, और हार्ड होता है कैपेसिटी से जब ज़्यादा इकट्ठा होता है, तो बच्चे को वापस मल त्याग करने की इच्छा होती है, और उस समय और दर्द होता है। तो ये एक चक्रव्यूह में बच्चा फंसा रहता है। और इन बच्चे को फिर जब भी टॉयलेट ट्रेनिंग की एज आती है, ये कतई राज़ी नहीं होते कि पॉटी करने बैठे। वो कहते हैं मम्मी पापा भाई मुझे तो जिससे तकलीफ़ हो रही है और आप मुझे वो करने को कह रहे हो। तो इसीलिए जैसे ही बच्चे को कब्ज की शुरुआती लक्षण दिखाई दे, यानी आपने देखा कि भाई बच्चे की पॉटी हार्ड हो रही है, उसका तुरंत इलाज कर देना चाहिए, इससे पहले कि वह दर्द बच्चे के दिमाग में डर का रूप ले ले। उस डर का रूप लेने के पहले ही हमें बच्चे को पेन फ्री रखना है और पॉटी का सॉफ्ट रखना है, जिससे हमें दवाई का सपोर्ट लेना होता है। और कई बच्चे हैं जिनका खाना पीना बहुत ही मतलब डिफेक्टिव होता है, यानी कुछ बच्चे होते हैं जो प्राइमरली मिल्क पे ही रहते हैं, रोज़ 1.5 लीटर दूध पीते हैं, बॉटल से दूध पीते हैं, उनको कब्ज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि दूध में फाइबर नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि बॉटल को तो सबसे पहले किसी भी एज में देना ही नहीं चाहिए, और अगर कोई बच्चा ले रहा है तो हमें 1 साल पे उसको डेफिनेटली बंद कर देना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट को लिमिट करना चाहिए। हम कहते हैं 2 साल से छोटा बच्चा हो तो डेयरी प्रोडक्ट 24 घंटे में 3 बार दीजिए। माँ का दूध ले सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है, और 2 साल से बड़ा है तो डेयरी प्रोडक्ट को 2 ही बार लेना चाहिए। उसके अलावा जब हम दूध कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे को भूख लगेगी, तो बच्चा जो भी खाएगा, जो भी हम वेजिटेबल देंगे, फ्रूट देंगे, रोटी देंगे, उनमें फाइबर्स की मात्रा अच्छी रहती है, और उनसे हमें कब्ज की दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। साथ में जो खाना है सॉलिड्स में हमें मैदे वाली चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स है या पैक्ड फूड है, इसको भी मिनिमाइज़ करना है, नहीं तो इससे भी कब्ज बढ़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल एक्टिविटी एंड स्क्रीन टाइम। अगर हम बच्चे अधिकतर समय टीवी मोबाइल के सामने बैठे रहेंगे तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी,
और इनसे हमें कब्ज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये कारण है। तो हमें स्क्रीन टाइम को भी लिमिट करना है। हम कहते हैं स्कूल गोइंग बच्चों को 24 घंटे में 1 घंटा और प्री स्कूल वालों को 24 घंटे में 2 घंटा, इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना नहीं चाहिए। और अभी नई गाइडलाइन आई है 2 साल से छोटे बच्चों को तो हमें स्क्रीन टाइम 0 ही रखना है। उनको सिर्फ ऑडियो स्टिमुलेशन देना है और वीडियो स्टिमुलेशन हमें 2 साल के बाद में ही देना है। ये सब अगर ध्यान रखते हैं तो बच्चों के कब्ज़ का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। जी, तो बच्चों को फाइबर फूड खिलाएं, उनको स्क्रीन से दूर रखें, तो निश्चित रूप से कब्ज़ की समस्या से उनसे बचाया जा सकता है। जो छोटे बच्चे केवल माँ के दूध पर निर्भर हैं, उनमें भी कब्ज़ की समस्या देखी गई है, तो उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अधिकतर जो बच्चे सिर्फ माँ के दूध पे होते हैं, जो 6 महीने से छोटे शिशु होते हैं, ये इनकी जो लैट्रिन जाने की, पॉटी करने की जो फ्रीक्वेंसी है, कई बार 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार, 4 दिन में 1 बार, तो माता पिता आते हैं कि भाई बच्चे को कब्ज़ है। पर अगर जब हम पूछते हैं कि भाई इनका जो पॉटी है वो हार्ड है क्या, तो बोले नहीं, पॉटी तो हार्ड नहीं है, लेकिन 3-4 दिन बाद में जाता है। तो साइंटिफिकली ये कब्ज़ नहीं है, ये सिर्फ इनफ्रीक्वेंट डिफिकेशन है। क्योंकि यह पाया गया है कि जो सिर्फ माँ के दूध पे रहते हैं पहले 6 महीने में, उनकी स्टूल फ्रीक्वेंसी काफ़ी वेरिएबल पाई गई है। 1 दिन में 6 बार भी पॉटी कर सकते हैं, 6 दिन में 1 बार भी कर सकते हैं, और ये दोनों ही नॉर्मल बेबी के लक्षण है। अगर लैट्रिन हार्ड है तो डेफिनेटली ये कब्ज़ है, और लैट्रिन हार्ड होना बहुत अनकॉमन होता है इस एज ग्रुप के, और जब होता है तो हमें कोई अंडरलाइंग बीमारी तो नहीं है, ये देखना होता है। कई बार एनस की जगह, जहाँ भाई लैट्रिन वाले जो द्वार है वहाँ पे जगह छोटी होती है, जिसको एनल स्टेनोसिस कहते हैं। कई बार हर्षस्प्रुंग डिसीज़ नाम की एक बीमारी होती है, कई बार थायराइड की बीमारी होती है। ये एक कॉमन कारण है जो अगर नवजात शिशु में या फिर फर्स्ट 6 मंथ में जिसको कब्ज़ हो रहा, तो ये देखना चाहिए। अन्यथा अधिकतर केसेस में तो ये होता है कि इनको कब्ज़ होती नहीं है। इनको हमें सिर्फ आश्वासित करना होता है, रीएश्योरेंस देना होता है कि विद टाइम यह अपने आप ठीक हो जाएगा। और 6 महीने के बाद में जब बच्चों को हम सॉलिड फूड देते हैं, तब ऑटोमेटिकली स्टूल फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हो जाती है। जी, तो आपने कहा कि छोटे बच्चे जो कि माँ के दूध पर निर्भर हैं, उन्हें कब्ज़ होती नहीं है, और 1-2 दिन अगर उन ना जाएं वो पॉटी तो घबराएं नहीं। डॉक्टर साहब, जब बच्चों की बात चल रही है तो स्तनपान कराने वाली माएँ होती हैं, उनको घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर खान पान को लेकर बहुत सारी सलाह देते हैं कि ये खाओ वो ना खाओ। तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि माँ का खान पान फीडिंग को कितना प्रभावित करता है? देखो, हम सबसे पहले जब बेबी होता है तो मदर को यही कहते हैं कि पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ आपका दूध मिलेगा, और नेचुरली जब बच्चा सिर्फ आपके दूध पे निर्भर है तो आपका डाइट डबल होना चाहिए, एक तो आपके लिए और एक बेबी के लिए। तो जब अगर समझो हमें डबल खाना है, तो अगर उस खाने में स्वाद नहीं रहेगा, खाने में टेस्ट नहीं रहेगा, खाने में मुझे पसंद की चीज़ नहीं मिलेगी, तो मैं डबल कहाँ से खाऊंगा? शायद मैं मेरे लायक भी ना खा पाऊँगा। तो कई बार हमने ये देखा है कि समाज में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस मदर पे लाद दिए जाते हैं कि भाई ये मत खाओ वो मत खाओ। अब घर में 4 बुजुर्ग हैं तो चारों के अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, तो चारों को लगता है कि ये 2-3 चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो 8-10 चीज़ें ऐसी हो जाती है जो मदर के लिए मना हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये ना सिर्फ बच्चे के लिए बट माँ के लिए भी हानिकारक हो सकता है। हम कहते हैं कि माँ घर में बना हुआ सब कुछ खा सकते हैं। अगर मदर की कोई विशेष चॉइस है कि भाई उनको थोड़ा सा नमक अलग चाहिए होता है, थोड़ा मिर्ची अलग चाहिए होती है, थोड़ा तेल अलग तरह का चाहिए होता है, थोड़ी चीनी चाहिए होती है, तो वो अपने चॉइस के हिसाब से खा सकती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये भरपूर खाना खाए, बहुत ज़रूरी है। बहुत रेयर केसेस में यह पाया गया है कि मदर के खान पान से बच्चे में कोई विपरीत परिणाम होता है। कई बार ये देखा गया है कि जैसे बच्चा को कोई एलर्जी हो रही है, तो हमें मदर के डाइट में देखना होता है कि भाई मदर ने कोई नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है क्या जिसके बच्चे को तकलीफ़ हुई है। अगर मदर का ये ऑब्जर्वेशन है कि भाई मैंने जब ये चीज़ खाई है तब बच्चे को ये तकलीफ़ हुई है, तभी वो चीज़ बंद करने का लॉजिक है। अन्यथा ऐसा कोई स्टैंडर्ड लिस्ट नहीं है कि ये 10 चीज़ें मदर को नहीं खाना है। मदर सब कुछ खा सकती है। अगर बच्चे को तकलीफ़ है तो मदर को ही फिगर आउट करना है कि कौन सी चीज़ लाइकली है जिसका टेम्पोरल एसोसिएशन है कि मदर ने खाया और अगले 6 से 12 घंटे में बच्चे को तकलीफ़ हुई। ऐसे ही केसेस में मदर का डाइट रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अन्यथा मदर को लिबरल डाइट
जैसे जो मदर पसंद करती हैं वो अलाउ करना चाहिए। तो फीड कराने वाली माएँ सब कुछ खाएं और वो ध्यान रखें कि बच्चे उनके क्या खाने से बच्चे को कोई तकलीफ है या नहीं। डॉक्टर साहब, माँओं के खान पान की तो बात हो गई, लेकिन जब आपने कहा कि 6 माह के बाद जो शिशु होता है उसको ऊपर का खान पान शुरू करते हैं, तो 6 माह से लेकर 1 से 2 साल तक के बच्चे का आहार कैसा होना चाहिए ताकि पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी हो सके? राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अक्सर हम देखे हैं कि दोनों तरह के एग्जाम्पल दिखते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको माँ का दूध बिल्कुल नहीं मिलता है और कुछ बच्चे हैं जो साल भर तक सिर्फ माँ के दूध पे रहते हैं। तो दोनों ही बेबी के लिए ठीक नहीं है। पहले 6 महीने तक 100% सिर्फ माँ के दूध पे होना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ इस 6 महीने के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। और उसके साथ में 6 से 12 महीने के बीच में हमें माँ के दूध के अलावा सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। हम ये कहते हैं कि प्लेन दूध 1 साल तक बच्चे को देने की ज़रूरत नहीं है। माँ का दूध चालू रहेगा करीब 2 साल तक, और 6 महीने के बाद हम ऊपर का दूध ना देके हमें बाकी की सॉलिड्स देना है, जैसे कि अनाज के रूप में चावल हो गया, दाल हो गई, सूजी हो गया, हम मैश किए हुए पकी हुई सब्जियां हो गई, सॉफ्ट फ्रूट्स हो गए, हम दही दे सकते हैं। और इन सबको मिला के जैसे हमने कभी खिचड़ी बना ली, कभी हमने दलिया बना लिया, उसमें अगर हमें किसी रेसिपी में दूध डालना है तो वो ऊपर का दूध डाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ये होता है कि हमें 6 महीने पे शुरू करें, एक बार में एक चीज़ शुरू करें, हर 4-5 दिन में एक नई चीज़ ऐड करते जाएं। पहले 1 साल में हम कहते हैं कि बच्चे को चीनी और नमक जहाँ तक हो सके ना दें, देना पड़े तो बहुत मिनिमम दें। यह 1 साल के बाद में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, और बॉटल किसी भी एज पे इंट्रोड्यूस ना हो। और इसी के लिए हम 1 ईयर तक ऊपर का दूध डिस्करेज करते हैं, क्योंकि 1 साल के बाद में जनरली अधिकतर बच्चे जब दूध पीते हैं तो चम्मच, कटोरी या गिलास से, कप से पी सकते हैं। जी, तो बच्चों को अगर बहुत सारी बीमारियों से बचाना है तो उनके हाइजीन का ध्यान रखें और उन्हें फाइबर फूड्स दें। डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए, आपने हमारे दर्शकों को सीलिएक डिजीज़, हेपेटाइटिस के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी दी। आपने बताया कि बच्चों को कब्ज से कैसे बचाया जा सकता है और माँ का खान पान कैसा होना चाहिए, और एक ज़रूरी न्यूट्रिशन क्या है बच्चों के लिए ताकि उनका पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। तो हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो डॉक्टर में आज इतना ही, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ।